Assalamu alaikum dear students, today's topic of discussion is on light dependent reaction. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर हम आज दो मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। एक मैकेनिज़्म है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और सेकंड जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। नॉन साइक्लिक जो है वो हम इसे जी स्कीम भी कहते हैं इनके शेप की वजह से, और इनको हम नॉन साइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइक्लिक वे में नहीं होती। फोटो का मतलब होता है लाइट और फॉस्फोरिलेशन का मतलब है फॉस्फोराइल का अटैच होना, यानी कि फॉस्फेट का अटैच होना। तो यहाँ पर एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस होगी, यानी कि फॉस्फोरिलेशन हो रही है, और सेकंड हमें NADPH2 मिलेगा। सो NADPH2 और ATP की सिंथेसिस जो है वो हमें इस नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में मिलेगी, जिसकी वजह से हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी डार्क रिएक्शन के लिए। जो डार्क रिएक्शन है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो डार्क रिएक्शन का होगा। डार्क रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी और ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी जो है वो हमें NADPH2 और ATP से मिलेंगे। सो NADPH2 और ATP की प्रोडक्शन जो है वो हमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से मिलेगी। सो जो फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो हमें कहाँ पर मिलेगी, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जाहिर सी बात है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो आप लोगों को मालूम है कि प्लांट्स के लीव में होता है, और प्लांट्स के लीव्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो ग्रेना का स्ट्रक्चर होता है, और थाइलोकाइड मेम्ब्रेन्स आपस में स्टैक्ड होते हैं, यानी कि थाइलोकाइड मेम्ब्रेन का बंडल होता है पूरा, जिसे हम ग्रेनम कहते हैं। और इसी ग्रेनम को अगर एक को हम हाईलाइट करें तो यहाँ पर हमें थाइलोकाइड मेम्ब्रेन नज़र आएगी। तो ये थाइलोकाइड मेम्ब्रेन जो है, इसी के अंदर ये सारा प्रोसेस होगा। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगी, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी इसी थाइलोकाइड मेम्ब्रेन के अंदर होगी। सो फोटो सिस्टम 2 से ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, फोटो सिस्टम 1 पहले ही डिस्कवर हुआ था, बाद में फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ, बट इस रिएक्शन के अंदर फोटो सिस्टम 2 सबसे पहले इस रिएक्शन में आएगा, क्योंकि ये जो सनलाइट की रेज़ हैं वो 680 नैनोमीटर की रेज़ को ये एब्जॉर्ब करते हैं। फोटो सिस्टम 2 को हम लास्ट लेक्चर में भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। सो यहाँ पर डिफरेंट क्लस्टर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, और सनलाइट की जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पर पड़ेंगी, और जैसे ही इस फोटो सिस्टम पर सनलाइट की रेज़ पड़ेंगी तो फोटोलाइसिस होगी, यानी कि वाटर की स्प्लिटिंग होगी। आप लोगों को मालूम है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। जैसे ही सनलाइट हिट करती है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है। सो वाटर जो है वो स्प्लिट होकर 2 हाइड्रोजन आयंस में डिवाइड होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। सो ये जो ऑक्सीजन हाफ मॉलिक्यूल है और दूसरा ऑक्सीजन हाफ मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो O2 बन जाएगा, और ये O2 जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ होगा स्टोमेटा के ज़रिए, और ये ऑक्सीजन जो है वो हम यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। सो ये जो ऑक्सीजन है ये एक बाय प्रोडक्ट बनेगी इस पूरे रिएक्शन के अंदर। एंड प्रोडक्ट ये है, और ATP और NADPH2, तो ये 3 हमें एंड प्रोडक्ट मिलेंगी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर। सो जैसे ही सनलाइट की एनर्जी डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से होते हुए रिएक्शन सेंटर तक पहुंचेगी, तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम है फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर की सनलाइट की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सो यहाँ पर जैसे ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो रिएक्शन सेंटर से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे। सो वैसे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो कलेक्टिवली ये रिएक्शन जो है वो 2 बार होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ चले जाएंगे, और ये जो क्लोरोफिल है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए हैं। तो इस यहाँ पर एक होल बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए, इस होल को फिलअप करने के लिए जो वाटर स्प्लिट हुआ था उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स आकर इस होल को फिलअप करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकल गए हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाएंगे, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को भेज देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 स्टार्ट हो जाएगी। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो
इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास जाएंगे जिसे हम प्लास्टोक्यूनोन कहते हैं। तो ये एक प्रोटीन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करके नेक्स्ट साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ भेज देंगे। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स भी एक प्रोटीन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करके भेज देंगे प्लास्टोसाइनिन की तरफ। प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। सो ये जो यहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है, इनके नेम्स आपने याद रखने हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे प्लास्टोसाइनिन की तरफ। सो यहाँ पर सेम जैसे फोटो सिस्टम 2 में हुआ था, यहाँ पर भी फोटो सिस्टम 1 है। सो फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो है सेम वही रिएक्शन होगा कि सनलाइट की रेज जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स पर पड़ेंगी और क्लोरोफिल पिगमेंट से होते हुए रिएक्शन सेंटर तक पहुंचेगी। और फोटो सिस्टम 1 आप लोगों को मालूम है कि 700 नैनोमीटर की सनलाइट को ये कैप्चर करते हैं, ठीक है। सो ये जो लाइट जैसे ही इस पर पड़ेगी तो यहाँ पर सेम फोटो सिस्टम 2 की तरह इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे और यहाँ पर होल बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फिलअप करने के लिए प्लास्टोसाइनिन 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस होल में दे देगा और ये होल फिलअप हो जाएगा। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके थे वो सेम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाएंगे और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, भेज देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2 पर। तो यहाँ पर दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर है फेराडॉक्सिन जो कि एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है फेराडॉक्सिन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हुए ये ट्रांसफ़र कर देंगे टूवर्ड्स द NADP रिडक्टेज एंजाइम। सो ये रिडक्टेज एंजाइम है जो कि रिडक्शन करता है। सो ये NADP जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में यहाँ पर होंगे और इस ऑक्सीडाइज फॉर्म को 2 इलेक्ट्रॉन्स देने से ये NADP से NADPH2 में कन्वर्ट कर देंगे ये एंजाइम, जिसे हम रिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। सो ये रिडक्शन करेंगे यहाँ पर और ये जो NADPH2 बन गया है ये प्रोडक्ट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का और ये अब रिड्यूस हो चुका है और ये जाकर डार्क रिएक्शन में डिफरेंट कंपाउंड्स को रिड्यूस करेगा और ग्लूकोज की सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। और सेम ऐसा ही यहाँ पर एक एंड प्रोडक्ट आपको मिल गया है जिसे हम NADPH2 कह रहे हैं और सेकेंड एंड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर ATP की सिंथेसिस होगी साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास, ठीक है। ATP की सिंथेसिस जो है वो बहुत कम्प्लेक्स है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एक बड़ा टॉपिक है ये, केमियोस्मोसिस के प्रोसेस से ये ATP की प्रोडक्शन होगी। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही डाउन मूव करने लगेंगे तो यहाँ पर एनर्जी लॉस होगी और इस एनर्जी को पूरा करने के लिए यहाँ पर ATP डेवलप होंगे, ATP की सिंथेसिस होगी केमियोस्मोसिस के प्रोसेस से। और यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट है वो 2 हैं, ATP और NADPH2, जो कि हमें डार्क रिएक्शन के लिए काम आएंगे, डार्क रिएक्शन के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये ATP और NADPH2 मिलकर उनको रिड्यूस करेंगे, ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी वहाँ पर। सो सेकंड जो मैकेनिज़्म है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ यहाँ से एक्साइट करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फेराडॉक्सिन की तरफ नहीं जाएंगे। ये अगर फेराडॉक्सिन की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ये फेराडॉक्सिन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स NADP को दे देंगे और यहाँ पर NADPH2 की सिंथेसिस होगी। बट हमें क्या चाहिए, हमें ATP की सिंथेसिस चाहिए। क्योंकि नॉन साइक्लिक के अंदर जो है वो जब NADPH2 की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है तो ATP की सिंथेसिस बहुत कम हो जाती है। तो जब ATP की डेफिशिएंसी हो जाती है तो नॉन साइक्लिक से जो साइकिल है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो नॉन साइक्लिक से साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जब होगी तो उस वजह से होगी क्योंकि यहाँ पर ATP की सिंथेसिस बहुत कम हो जाएगी और NADPH2 की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी। सो ATP की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स फेराडॉक्सिन की तरफ भेज देंगे और फेराडॉक्सिन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेंगे टूवर्ड्स द साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोसाइनिन की तरफ भेजे जाएंगे और प्लास्टोसाइनिन जो है वो 2
इलेक्ट्रॉन्स को फोटोसिस्टम 1 की तरफ भेज देंगे, ताकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो मूव कर गए हैं उस इलेक्ट्रॉन को पूरा करेंगे, ये इनके होल को फिलअप करेंगे। सो यही जो रिएक्शन है वो साइक्लिक वे में हो जाएगा। तो ये साइक्लिक वे में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये साइक्लिक तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते रहेंगे साइक्लिक वे में, तो हम इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो इस तरह से होगी फोटोसिस्टम 1 के अंदर, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन तब होगी जब एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे जस्ट एटीपी की सिंथेसिस के लिए। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में याद रहे सिर्फ और सिर्फ एटीपी की प्रोडक्शन होती है, बट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो है वो एटीपी, NADPH2 और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।